इमेजिन कीजिए कि आपको अभी अभी इवेंटाइड लॉजिस्टिक्स में लीड ऑपरेशंस मैनेजर के रूप में हायर किया गया है, जो एक फास्ट ग्रोइंग इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी है। यह कंपनी कॉरपोरेट समिट्स, टेक्नोलॉजी एक्सपोज और ग्लोबल चैरिटी गालाज ऑलाज ऑर्गेनाइज करती है। अपने पहले दिन आप आईटी डिपार्टमेंट से उस कोर डेटाबेस का एक्सेस मांगते हैं जो क्लाइंट बुकिंग्स, वेन्यू रिजर्वेशंस, कीनोट स्पीकर शेड्यूल्स और इक्विपमेंट रेंटल्स को ट्रैक करता है। आपके सरप्राइज के लिए डेटाबेस टीम आपको एक सिंगल मैसिव डेटाबेस टेबल के क्रेडेंशियल्स सौंप देती है, जिसे मास्टर इवेंट ट्रैकर कहा जाता है। यह डायग्राम एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टेबल लेआउट इलस्ट्रेट करता है, जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन से पहले डेटा रिडंडेंसी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इवेंट डिटेल्स, क्लाइंट इंफॉर्मेशन और वेन्यू लोकेशंस को एक सिंगल मास्टर टेबल में कंबाइन करता है। पहली नज़र में यह लेआउट बहुत ही इंट्यूटिव लगता है। किसी इवेंट के बारे में जो कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि इसके लिए किसने पे किया, ये कहाँ हो रहा है और स्टेज पर कौन से वायरलेस माइक्रोफोन्स असाइन किए गए हैं, सब कुछ सीधे आपके सामने होता है। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मल्टी टेबल जॉइंट्स लिखने हैं, ना कोई सेपरेट फॉरेन की लुकअप्स नेविगेट करने हैं और ना ही कोई एब्स्ट्रैक्ट स्कीमा डायग्राम्स समझने हैं। शुरुआत की यही सहूलियत बिल्कुल वजह है कि लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटा जर्नी फ्लैट स्प्रेडशीट्स का यूज करके शुरू करती है। हालांकि जैसे जैसे बिजनेस ऑपरेशंस दर्जनों रिकॉर्ड्स से बढ़कर सैकड़ों हजारों तक फैलते हैं, ये ऑल इन वन डिजाइन पैराडाइम चुपचाप एक ऑपरेशनल नाइटमेयर में बदल जाता है। सेक्शन ब्रेक, द स्प्रेडशीट ट्रैप, द इल्यूजन ऑफ सिंप्लिसिटी। ये समझने के लिए कि रिलेशनल डेटाबेसेस डेटा को मल्टीपल कनेक्टेड टेबल्स में क्यों तोड़ते हैं, हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा कि सिंगल टेबल स्प्रेडशीट डिजाइन्स बड़े स्केल पर फेल क्यों होते हैं। सेक्शन 2.1 में हमने 2 डायमेंशनल स्प्रेडशीट ग्रिड्स की तुलना स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल टेबल्स से की थी। स्प्रेडशीट्स छोटे डेटासेट्स पर ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए ऑप्टिमाइज्ड होती हैं। वे यूजर्स को डेटा टाइप्स मिक्स करने, कहीं भी फ्री फॉर्म टेक्स्ट पेस्ट करने और बिना किसी स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चरल एनफोर्समेंट के आसपास के सेल्स में इंफॉर्मेशन डुप्लिकेट करने की परमिशन देती हैं। इसके अपोजिट रिलेशनल डेटाबेसेस को मैसिव मल्टी यूजर प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्ग टर्म डेटा इंटीग्रिटी की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल फ्लैट टेबल के अंदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल वर्कफ्लोज को मॉडल करती है, तो वह एक फंडामेंटल डेटाबेस डिजाइन फ्लॉ करती है। एक सिंगल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के अंदर कई अलग अलग रियल वर्ल्ड एंटिटीज के बारे में फैक्ट्स स्टोर करना। यह डायग्राम एक फ्लैट स्प्रेडशीट माइंडसेट को रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के साथ कंट्रास्ट करता है। यह दिखाता है कि इवेंट्स, क्लाइंट्स और वेन्यूज को एक बड़े टेबल में कंसोलिडेट करना बेहतर ऑर्गेनाइजेशन और डेटा इंटीग्रिटी के लिए उन्हें सेपरेट रिलेटेड टेबल्स में डिकपल करने से कैसे कंपेयर होता है। सोचिए कि मास्टर इवेंट ट्रैकर के अंदर क्या होता है जब इवेंटाइड लॉजिस्टिक्स एक ही फिजिकल वेन्यू जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर में 50 अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करती है। एक फ्लैट स्कीमा डिजाइन के तहत वेन्यू का नाम, स्ट्रीट एड्रेस, पोस्टल कोड, कैपेसिटी और फैसिलिटी मैनेजर की कॉन्टैक्ट इन्फो 50 अलग अलग इवेंट रोज में 50 अलग अलग बार टाइप की जाती है। यह डायग्राम एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टेबल में डेटा रिडंडेंसी को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि नेम, एड्रेस और मैनेजर डिटेल्स जैसी वेन्यू इंफॉर्मेशन कैसे मल्टीपल इवेंट रिकॉर्ड्स में अननेसेसरीली रिपीट होती है। यह रिडंडेंट स्टोरेज तुरंत ऑपरेशनल लायबिलिटीज का कारण बनता है। वेस्टेड स्टोरेज ओवरहेड, मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर और 100 मेन स्ट्रीट जैसी टेक्सटुअल स्ट्रिंग्स हजारों डेटाबेस ब्लॉक्स में बार बार स्टोर होती हैं, जिससे मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता है और डिस्क आईओ परफॉर्मेंस स्लो होती है। डेटा एंट्री फटीग और नॉइज, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक जैसे कॉर्पोरेट एड्रेस को फिर से टाइप करने में वैल्यूएबल टाइम खर्च करता है, जिससे टाइपोजर का रिस्क बढ़ता है और सर्च इंडेक्स में छोटे मोटे वेरिएशंस के साथ नॉइज भरता है। उदाहरण के लिए 100 मेन सेंट, 100 मेन स्ट्रीट और 100 मेन सेंट, लॉस ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। जब सेम इंफॉर्मेशन सैकड़ों जगहों पर होती है तो डेटाबेस ये गारंटी देने की अपनी एबिलिटी खो देता है कि कौन सा रिकॉर्ड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि स्टोरेज ब्लोट और डेटा एंट्री नॉइज प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन ये सिर्फ एक गहरी स्ट्रक्चरल बीमारी के सिम्पटम्स हैं। अननॉर्मलाइज्ड टेबल्स का असली खतरा डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज में है। सेक्शन ब्रेक 2, स्ट्रक्चरल क्योस, द 3 डेटा मॉडिफिकेशन एनोमलीज। डेटा मॉडिफिकेशन एनोमली एक अनएक्सपेक्टेड एरर, डेटा लॉस या इनकंसिस्टेंसी है जो किसी पुअरली स्ट्रक्चर्ड टेबल में रोज को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करने की कोशिश करते समय होती है।
ये एनोमलीज एसक्यूएल एग्जीक्यूशन इंजन में बग्स या एप्लीकेशन कोड में कमियां नहीं हैं, ये अंडरलाइंग डेटाबेस स्कीमा में बने स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं। ये देखने के लिए कि ये अनोमलीज ऑपरेशंस को कैसे सबोटाज करती हैं, चलिए मास्टर इवेंट ट्रैकर के रॉ स्ट्रक्चर को देखते हैं। यह एसक्यूएल एक सिंगल अननॉर्मलाइज्ड टेबल के लिए डेटाबेस स्कीमा डिफाइन करती है, जिसे क्लाइंट्स, वेन्यूज और स्पीकर्स की इंफॉर्मेशन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट डिटेल्स स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये डायग्राम एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस टेबल स्ट्रक्चर को दिखाता है, जिसमें इवेंट क्लाइंट और वेन्यू की इंफॉर्मेशन शामिल है, जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने से पहले मल्टीपल रोज में डेटा रिडंडेंसी को दिखाता है। चलिए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे 3 अलग अलग ऑपरेशनल सिनेरियोज की वजह से यह सिंगल टेबल डिजाइन ब्रेक डाउन हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, द इंसर्शन अनोमली। एक इंसर्शन अनोमली तब होती है जब एक डेटाबेस स्ट्रक्चर आपको एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के बारे में वैलिड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने से रोकता है, क्योंकि आपके पास एक पूरी तरह से अनरिलेटेड एंटिटी की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। कंक्रीट सिनेरियो, कॉन्ट्रैक्टिंग अ न्यू कीनोट स्पीकर। मान लीजिए कि इवेंटाइड लॉजिस्टिक्स एक वर्ल्ड रिनोड एआई रिसर्चर डॉक्टर एरिस थॉर्न के साथ अपने एक्सक्लूसिव स्पीकर नेटवर्क में शामिल होने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। डॉक्टर थॉर्न हर कीनोट प्रेजेंटेशन के लिए $10,000 की फ्लैट फीस चार्ज करते हैं। आप डॉक्टर थॉर्न की प्रोफाइल, स्पीकर आईडी ACE55, स्पीकर नेम डॉक्टर एरिस थॉर्न, स्पीकर फीस $10,000 सिस्टम में ऐड करने के लिए अपना डेटाबेस इंटरफेस खोलते हैं, ताकि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को पिच करना शुरू कर सकें। यह डेटाबेस एग्जाम्पल इम्प्रॉपर टेबल डिजाइन की वजह से होने वाली इंसर्शन एनोमली को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि बिना एसोसिएटेड इवेंट इंफॉर्मेशन के एक नई प्रेजेंटर एंट्री रिकॉर्ड करने की कोशिश करने पर कैसे डेटाबेस एरर आता है, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड्स को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। वाई द सिस्टम ब्रेक्स। मास्टर इवेंट ट्रैकर में टेबल की प्राइमरी की इवेंट आईडी है। रिलेशनल प्राइमरी की रूल्स एंटिटी इंटीग्रिटी के तहत प्राइमरी की से बिलोंग करने वाले किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर थॉर्न ने अभी अभी एजेंसी के साथ साइन किया है और उन्हें अभी तक किसी शेड्यूल्ड कंफर्म्ड इवेंट में असाइन नहीं किया गया है, इसलिए उनकी रो के लिए कोई इवेंट आईडी एक्सिस्ट नहीं करती है। रिजल्ट के तौर पर डेटाबेस इंजन इंसर्ट ऑपरेशन को ब्लॉक कर देता है। द डेंजरस वर्क अराउंड। इस एरर को बायपास करने के लिए डेटाबेस यूजर्स अक्सर है कि वर्क अराउंड्स का सहारा लेते हैं। वे फेक इवेंट आईडी के साथ डमी या फैंटम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। यह डेटाबेस क्वेरी एक अनरिकमेंडेड वर्क अराउंड के रूप में मेन इवेंट ट्रैकिंग रिकॉर्ड में डमी की डेटा और टेम्परेरी इवेंट डिटेल्स इंसर्ट करना डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये घोस्ट रोज आपकी एनालिटिक्स को पोल्यूट करती हैं, काउंट स्टार कैलकुलेशंस को बिगाड़ती हैं, ऑपरेशनल रिपोर्ट्स को करप्ट करती हैं और डेवलपर्स को हर एप्लीकेशन क्वेरी में टेडियस फिल्टरिंग क्लॉज जैसे वेयर इवेंट आईडी नॉइक लाइक डमी % लिखने पर मजबूर करती हैं। की टेक अवे। एक इंसर्शन अनोमली आपको फेक रिलेशनशिप्स इन्वेंट करने पर मजबूर करती है, या सिर्फ इसलिए वैलिड बिजनेस डेटा सेव करने से रोकती है क्योंकि 2 अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक ही टेबल स्कीमा को शेयर करते हैं। सेक्शन ब्रेक, द अपडेट एनोमली। एक अपडेट एनोमली तब होती है जब एक सिंगल रियल वर्ल्ड फैक्ट मल्टीपल रोज में स्टोर होता है, जिससे एप्लीकेशन को थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स में अपडेट्स एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। अगर अपडेट के दौरान इनमें से कोई भी रो मिस हो जाती है तो डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट में चला जाता है। कॉन्क्रीट सिनेरियो, एक वेन्यू रिलोकेट होता है। मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर, वेन्यू आईडी V301 ऑफिशियली अपना स्ट्रीट एड्रेस 100 मेन स्ट्रीट से बदलकर 500 ग्रैंड एवेन्यू कर देता है। पिछले 3 इयर्स में इवेंटाइड लॉजिस्टिक्स ने इस वेन्यू पर 400 इवेंट्स होस्ट किए हैं। कंसिक्वेंटली वेन्यू की एड्रेस स्ट्रिंग 100 मेन स्ट्रीट मास्टर इवेंट ट्रैकर के अंदर 400 सेपरेट रोज में कॉपी हो जाती है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को डेटाबेस में एड्रेस अपडेट करने के लिए असाइन किया जाता है और वह फॉलोइंग अपडेट क्वेरी रन करता है। यह डेटाबेस ऑपरेशन एक बड़े इवेंट ट्रैकिंग टेबल में एक स्पेसिफिक कन्वेंशन सेंटर से मैच करने वाली सभी एंट्रीज में वेन्यू एड्रेस अपडेट करना इलस्ट्रेट करता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस अपडेट एनोमली को दिखाता है, जिसकी वजह से स्प्लिट ब्रेन डेटा स्टेट बन जाता है, जहां एक इनकम्प्लीट अपडेट ऑपरेशन अलग अलग एंट्रीज में सेम वेन्यू के लिए इनकंसिस्टेंट एड्रेस रिकॉर्ड्स छोड़ देता है। सिस्टम क्यों ब्रेक होता है? सपोज उन 400 रोज में से 3 रोज के वेन्यू नेम कॉलम में थोड़े से टाइपोज थे, जैसे मेट्रो कन्वेंशन सेंटर की जगह मेट्रो कॉन्व सेंटर। अपडेट क्वेरी उन 3 रोज को मिस कर देती है। अब
आपका डेटाबेस एक स्प्लिट ब्रेन स्टेट में एंटर कर जाता है। अगर कोई ऑटोमेटेड सिस्टम इवेंट E101 के लिए रो 1 को क्वेरी करता है तो वह रिपोर्ट करता है कि मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर 500 ग्रैंड एवेन्यू पर है। अगर कोई कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव इवेंट E188 के लिए रो 3 को क्वेरी करता है तो सिस्टम रिपोर्ट करता है कि वही सेम फिजिकल वेन्यू 100 मेन स्ट्रीट पर लोकेटेड है। अगर प्रिंटेड बैजेस, कैटरिंग शेड्यूल्स और क्लाइंट कंफर्मेशन ईमेल्स अलग अलग रोज से डेटा लेते हैं तो वेंडर्स गलत फैसिलिटी पर पहुंच जाते हैं। डिलीवरी ड्राइवर्स इक्विपमेंट किसी खाली प्लॉट में ड्रॉप कर देते हैं और आपके बिजनेस को रियल फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज झेलना पड़ता है। की टेक अवे, एक अपडेट एनोमली तब होती है जब किसी सिंगल रियल वर्ल्ड फैक्ट को चेंज करने के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड्स में रिडंडेंट एंट्रीज को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे डेटा करप्शन का हाई रिस्क क्रिएट होता है। सेक्शन ब्रेक 3, द डिलीशन एनोमली। डिलीशन एनोमली तीनों स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स में सबसे ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक है। यह तब होता है जब किसी स्पेसिफिक ऑपरेशनल डेटा को हटाने के लिए एक रो डिलीट करने पर गलती से किसी बिल्कुल अलग और बेहद वैल्यूएबल बिजनेस एंटिटी का इकलौता रिकॉर्ड भी मिट जाता है। कंक्रीट सिनेरियो, एन इवेंट कैंसिलेशन। मान लीजिए एक मिड साइज्ड एंटरप्राइज क्लाइंट एपेक्स बायोटेक, क्लाइंट आईडी C802 ने एक एनुअल प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट ID102 बुक किया। क्योंकि इवेंटाइड लॉजिस्टिक्स के साथ एपेक्स बायोटेक का यह पहला ही एंगेजमेंट था, इसलिए पूरे डेटाबेस में E102 ही अकेली ऐसी रो है जिसमें क्लाइंट आईडी C802 मौजूद है। लॉन्च से 2 वीक्स पहले एपेक्स बायोटेक इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से इवेंट कैंसिल कर देता है। अकाउंट मैनेजर डेटाबेस एप्लीकेशन खोलता है और कैंसिल्ड इवेंट रो को डिलीट कर देता है। यह इस QL स्टेटमेंट उसके स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफायर के लिए फिल्टर करके डेटाबेस टेबल से एक कैंसिल्ड इवेंट रिकॉर्ड को रिमूव करता है। यह डायग्राम एक डेटाबेस डिलीशन एनोमली को दिखाता है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कैसे अननॉर्मलाइज्ड टेबल डिजाइन की वजह से एक सिंगल इवेंट रो को रिमूव करने से गलती से यूनिक कस्टमर इंफॉर्मेशन का परमानेंट लॉस हो जाता है। सिस्टम क्यों ब्रेक होता है? कैंसिल्ड इवेंट को हटाने के लिए उस सिंपल डिलीट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से डेटाबेस E102 वाली फिजिकल रो को हटा देता है। क्योंकि एपेक्स बायोटेक का क्लाइंट नेम, क्लाइंट ईमेल और फाइनेंशियल कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस सीधे उसी इवेंट रो के अंदर स्टोर थे, इसलिए आपके डेटाबेस से एपेक्स बायोटेक के एग्जिस्टेंस का सारा रिकॉर्ड परमानेंटली इरेज हो जाता है। 6 मंथ्स बाद जब सेल्स टीम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस के लिए एपेक्स बायोटेक को री एंगेज करने के लिए दोबारा रीच आउट करना चाहती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट ईमेल एड्रेस और हिस्टोरिकल प्रेफरेंसेस बिना किसी सुराग के गायब हो चुके हैं। की टेक अवे, डिलीशन एनोमली की वजह से सेकेंडरी बिजनेस डेटा का कैटास्ट्रॉफिक और अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डेटा उस रो के अंदर को लोकेटेड था जो उस हटाए गए प्राइमरी एंटिटी को रिप्रेजेंट करती थी। सेक्शन ब्रेक, एनोमली कंपैरिजन मैट्रिक्स। इन 3 फेलियर मोड्स को अच्छे से समझने के लिए चलिए इन्हें साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। यह टेबल कॉमन डेटाबेस एनोमलीज को उनके ट्रिगर्स, रूट कॉसेस और ऑपरेशनल इंपैक्ट्स के साथ डिटेल में समझाती है। इंसर्शन एनोमली तब होती है जब एक नई एंटिटी ऐड की जाती है जो अभी किसी पेरेंट ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि प्राइमरी कीज को कोलोकेटेड एंटिटी एट्रीब्यूट्स के लिए नॉन नल वैल्यूज की जरूरत होती है। यह वैलिड बिजनेस डेटा को सेव करने से रोकती है या डर्टी फैंटम रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पर मजबूर करती है। अपडेट एनोमली कई रोज में डुप्लीकेट हुए एक सिंगल रियल वर्ल्ड फैक्ट को मॉडिफाई करने पर ट्रिगर होती है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ के बिना। ये डुप्लीकेट डेटा स्ट्रिंग्स एप्लीकेशन सिस्टम्स में इनकंसिस्टेंट और कंट्राडिक्टरी डेटा स्टेट्स बनाती हैं। फाइनली, डिलीशन एनोमली तब होती है जब किसी ऑब्सोलीट या कैंसल्ड ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को रिमूव किया जाता है, चूंकि सेकेंडरी एंटिटी एट्रीब्यूट्स प्राइमरी ट्रांजैक्शनल रो के अंदर स्टोर होते हैं। इसका रिजल्ट हिस्टोरिकल बिजनेस डिटेल्स और एंटिटी रिकॉर्ड्स का एक्सीडेंटल और इरिवर्सिबल लॉस होता है। सेक्शन ब्रेक 3, गार्डरेल्स वर्सेस ब्लूप्रिंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स वर्सेस नॉर्मलाइजेशन। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे, क्या हमने पिछले चैप्टर्स में SQL कंस्ट्रेंट्स का यूज करके डेटा सेफ्टी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं सीख लिया था? सेक्शन 2.4 और सेक्शन 3.3 में हमने एक्सप्लोर किया कि कैसे रिलेशनल डेटाबेसेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का यूज करके डेटा वैलिडिटी एनफोर्स करते हैं। प्राइमरी की यह सुनिश्चित करती है कि हर रो का एक यूनिक आइडेंटिफायर हो, नॉट नल क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को ब्लैंक छोड़े जाने से रोकता है, यूनिक डुप्लीकेट कॉलम वैल्यूज को रोकता है जैसे कि ईमेल एड्रेसेस। फॉरेन की यह सुनिश्चित करती है कि टेबल्स के बीच रेफरेंस्ड रिलेशनशिप्स सही रहें।
डेटाबेस के स्टूडेंट्स के लिए इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बीच कंफ्यूज होना एक आम बात है। हालांकि दोनों मैकेनिज्म डेटा क्वालिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वे डेटाबेस इंजीनियरिंग की पूरी तरह से अलग लेयर्स पर काम करते हैं। यह डायग्राम एक डुअल लेयर डेटाबेस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को दिखाता है, ये बताते हुए कि कैसे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन मोनोलिथिक स्कीमाज को डीकपल्ड एंटिटीज में ब्रेक करके एक क्लीन स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट एस्टैब्लिश करता है, जिससे इंजन लेवल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रनटाइम गार्डरेल्स की तरह काम कर पाते हैं, जो इनवैलिड ट्रांजैक्शनल क्वेरीज को ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। द ऑटोमोबाइल सेफ्टी एनालॉजी एक सिक्योर डेटाबेस बनाने को एक मॉडर्न हाई स्पीड हाईवे सिस्टम डिजाइन करने की तरह सोचिए। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स डायनामिक गार्डरेल्स और एंटीलॉक ब्रेक्स हैं। कंस्ट्रेंट्स आरडीबीएमएस इंजन के अंदर चलने वाले एक्टिव एनफोर्समेंट चेक्स की तरह काम करते हैं। जब कोई एप्लीकेशन किसी इनवैलिड वैल्यू को लिखने की कोशिश करती है, जैसे कि एक इंटीजर कॉलम में टेक्स्ट स्ट्रिंग इंसर्ट करना या डुप्लीकेट ईमेल लिखना, तो कंस्ट्रेंट उस वायलेशन को पकड़ लेता है और ट्रांजैक्शन को एबॉर्ट कर देता है। वे कोलिजन अवॉइडेंस सेंसर्स की तरह काम करते हैं। जब रन टाइम पर कुछ गलत होता है तो वे ब्रेक लगा देते हैं। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियरिंग है। नॉर्मलाइजेशन खुद सिस्टम का फिजिकल ब्लूप्रिंट डिजाइन है। एक खतरनाक अनडिवाइडेड टू वे रोड बनाने और हेड ऑन क्रैशेस को रोकने के लिए पूरी तरह से वार्निंग साइंस और इमरजेंसी ब्रेक्स पर डिपेंड रहने के बजाय, नॉर्मलाइजेशन फिजिकल मीडियन बैरियर्स और डेडिकेटेड वन वे एग्जिट रैंप्स के साथ हाईवे को फिर से डिजाइन करता है। यह डायग्राम रनटाइम कंस्ट्रेंट चेक्स के साथ फ्लैट डेटाबेस टेबल्स यूज करने वर्सेस एक नॉर्मलाइज्ड स्कीमा डिजाइन के बीच के कंसेप्चुअल डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। ये इनवैलिड डेटा इंसर्शंस को ब्लॉक करने के लिए डेटाबेस इंजन एरर्स पर रिलाई करने वर्सेस एक ऐसा स्ट्रक्चरली सेफ रिलेशनल मॉडल बिल्ड करने के बीच कंट्रास्ट दिखाता है, जो इनहेरेंटली डेटा इंटीग्रिटी वायलेशंस को प्रिवेंट करता है। अगर आपके टेबल स्ट्रक्चर्स फंडामेंटली खराब हैं, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स सिर्फ एक हद तक ही मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सिंगल मैसिव अननॉर्मलाइज्ड टेबल पर फॉरेन कीज रखते हैं, तो कंस्ट्रेंट्स लगातार वैलिड बिजनेस ऑपरेशंस को रिजेक्ट करेंगे, जैसा कि डॉक्टर थॉर्न के साथ हमारे इंसर्शन एनोमली सिनेरियो में देखा गया था। नॉर्मलाइजेशन वह स्ट्रक्चरल डिजाइन प्रोसेस है जो डेटा एनोमलीज को फिजिकली इम्पॉसिबल बना देता है। सेक्शन ब्रेक 4 द नॉर्मलाइजेशन रिफाइनमेंट पाइपलाइन। अगर अननॉर्मलाइज्ड फ्लैट टेबल्स ऑपरेशनल केस क्रिएट करती हैं, तो हम उन्हें सिस्टमैटिकली कैसे फिक्स करते हैं? इसका सॉल्यूशन है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, एक स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकल रिफाइनमेंट पाइपलाइन जो डेटाबेस स्कीमा को छोटे हाईली फोकस्ड टेबल्स में रीऑर्गेनाइज करती है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को गाइड करने वाला कोर प्रिंसिपल सिंपल और इंट्यूटिव है। द सिंगल फैक्ट प्रिंसिपल। रिलेशनल डेटाबेस की हर टेबल में सेक और केवल एक ही रियल वर्ल्ड एंटिटी या रिलेशनशिप के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। अगर किसी टेबल का नाम इवेंट्स है, तो उसमें सिर्फ ऐसे एट्रीब्यूट्स स्टोर होने चाहिए जो एक्सक्लूसिवली किसी इवेंट के हों, जैसे कि इवेंट डेट और इवेंट नेम। इसमें वेन्यू के स्ट्रीट एड्रेस, क्लाइंट के बिलिंग ईमेल्स या स्पीकर के बायोग्राफिकल नोट्स नहीं होने चाहिए। यह डायग्राम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पाइपलाइन को दिखाता है, जिसमें रिपीटिंग ग्रुप्स, पार्शियल डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज और कॉम्प्लेक्स ओवरलैपिंग की इश्यूज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट करके एक अननॉर्मलाइज्ड टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म के जरिए रिफाइन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन दिखाया गया है। द स्टेजेस ऑफ स्कीमा रिफाइनमेंट। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फॉर्मल स्टैंडर्ड्स की एक सीक्वेंस को फॉलो करती है, जिन्हें नॉर्मल फॉर्म्स कहा जाता है। हर नॉर्मल फॉर्म स्ट्रक्चरल क्लीनलीनेस के एक हायर लेवल को रिप्रेजेंट करती है, और यह स्ट्रिक्ट रूल्स एस्टैब्लिश करती है कि एट्रीब्यूट्स प्राइमरी कीज से कैसे रिलेट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF ये गारंटी देती है कि टेबल की हर सेल में एक सिंगल एटॉमिक यानी इंडिविजुअल वैल्यू हो और डेटा के रिपीट होने वाले ग्रुप्स या एरेज को एलिमिनेट करती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म 2NF ये एश्योर करती है कि सभी नॉन की कॉलम्स पूरी प्राइमरी की पर डिपेंड करें, जिससे कंपोजिट की टेबल्स में पार्शियल डिपेंडेंसीज एलिमिनेट हो जाएं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF नॉन की कॉलम्स के बीच की हिडन चेन्स यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को हटाती है, ये एश्योर करते हुए कि नॉन की एट्रीब्यूट्स सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की पर ही डिपेंड करें। बॉयस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म BCNF उन टेबल्स में एडवांस्ड एज केस अनोमलीज को रिजॉल्व करती है जिनमें मल्टीपल ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज होती हैं। सेक्शन ब्रेक। द डिकपल्ड स्कीमा आइडियल। जब हमारा अननॉर्मलाइज्ड मास्टर इवेंट ट्रैकर इस सिस्टमैटिक रिफाइनमेंट पाइपलाइन से गुजरता है,
तो इसका सिंगल केओटिक ब्लॉक 5 डिस्टिंक्ट स्पेशलाइज्ड टेबल्स में स्प्लिट हो जाता है। यह डायग्राम इवेंट्स को मैनेज करने के लिए एक नॉर्मलाइज्ड रिलेशनल डेटाबेस आर्किटेक्चर इलस्ट्रेट करता है। यह पूरे सिस्टम में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए एक असाइनमेंट जॉइन एंटिटी के साथ साथ प्राइमरी और फॉरेन कीज का यूज करके क्लाइंट्स, वेन्यूज, इवेंट्स और स्पीकर्स के बीच कनेक्शंस एस्टैब्लिश करता है। देखिए कि इस नॉर्मलाइज्ड लेआउट से हमारे पहले के अनोमली सिनेरियोज कितने क्लीनली रिजॉल्व हो जाते हैं। नो इंसर्शन अनोमली। हम आज डॉक्टर एरिस थॉर्न को हायर कर सकते हैं और उनकी डिटेल्स सीधे स्पीकर्स टेबल में एडर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकर्स टेबल में किसी इवेंट आईडी की जरूरत नहीं होती, इसलिए उनका रिकॉर्ड बिना कोई डमी डेटा बनाए क्लीन तरीके से सेव हो जाता है। नो अपडेट अनोमली। जब मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर अपना एड्रेस बदलता है तो हम वेन्यूज टेबल की सिर्फ एक रो पर एक सिंगल अपडेट क्वेरी रन करते हैं, जहां वेन्यू आईडी V3O1 के बराबर है। फॉरेन की रिलेशनशिप्स के जरिए पास्ट और फ्यूचर के सभी 400 इवेंट्स ऑटोमेटिकली अपडेटेड एड्रेस से लिंक हो जाते हैं। नो डिलीशन अनोमली। अगर एपेक्स बायोटेक इवेंट E1O2 को कैंसिल कर देता है तो हम इवेंट्स टेबल से बस वही एक करस्पॉन्डिंग रो डिलीट करते हैं। फ्यूचर मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए एपेक्स बायोटेक की कॉन्टैक्ट इन्फो क्लाइंट्स टेबल के अंदर पूरी तरह से सेफ रहती है। सेक्शन ब्रेक। सेटिंग अप द रोड अहेड। अब जब आपने एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बिल्ड कर लिया है कि फ्लैट स्कीमा क्यों फेल होते हैं और डेटा अनोमलीज कैसे रियल वर्ल्ड सिस्टम्स को खराब करती हैं, तो एक क्रिटिकल इंजीनियरिंग क्वेश्चन सामने आता है। डेटाबेस आर्किटेक्ट सिस्टमैटिकली ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलम्स एक टेबल में एक साथ रहेंगे और किन कॉलम्स को अलग अलग स्प्लिट करना जरूरी है। थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स वाले एंटरप्राइज डेटाबेसेस को इंजीनियर करते हम सिर्फ सिंपल इंट्यूशन या मैन्युअल गेसिंग पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें टेबल्स को इवैल्यूएट करने, हिडन डिपेंडेंसीज को आइडेंटिफाई करने और स्ट्रक्चरल रिफाइनमेंट को ऑटोमेटिकली ड्राइव करने के लिए एक प्रिसाइज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है। वह फ्रेमवर्क फंक्शनल डिपेंडेंसीज से स्टार्ट होता है। अगले सेक्शन 4.2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज, एट्रीब्यूट डिपेंडेंसीज एंड एट्रीब्यूट सेट क्लोजर्स में हम उन मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स को मास्टर करेंगे जिनका यूज डेटाबेस स्कीमा को एनालाइज करने, एट्रीब्यूट रिलेशनशिप्स को ट्रेस करने और ये प्रूव करने के लिए किया जाता है कि क्या एक रिलेशनल डिजाइन स्ट्रक्चरली साउंड है।